आज हम एक ट्रेंडिंग एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गाचिकुता। 12 टेक के बाद मैंने ऐसा बोला है। तो ज़्यादातर अगर कोई मुझे अपकमिंग एनिमे इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं उसकी मांगा के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स को चेकआउट करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस करे गए हैं और स्टोरी कैसी है, और उसी को लेकर मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करता हूँ। लेकिन इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसकी मांगा को बिल्कुल भी चेकआउट नहीं करा है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसकी स्टोरी के बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में। जिस वक्त मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके 4 एपिसोड्स आ चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ एपिसोड 1 के बारे में, एपिसोड 1 में इसके वर्ल्ड को सेट कर दिया गया। एक तरफ बहुत ज्यादा रिच सोसाइटी देखने को मिलती है, दूसरी तरफ स्लम्स जहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पूरी जगह को कहा जाता है स्फीयर। इसके अलावा एक और जगह है जिसको कहा जाता है द पेट, यहाँ पर सारा थ्रैश डंप करा जाता है। साथ में उधर ह्यूमंस को भी डंप करा जाता है जिन्होंने कोई सीरियस क्राइम कमिट करा है। और यहीं से हमारा मेन कैरेक्टर रूडो इंट्रोड्यूस करा जाता है, क्योंकि उसके फादर को भी उधर डंप कर दिया गया था। और उसके बाद रेक्टो ने रूडो को बड़ा करा था, और रूडो के लिए रेक्टो एक फादर फिगर है। लेकिन उसी एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एक मिस्टीरियस मैन रेक्टो को मार देता है और उसका पूरा ब्लेम रूडो के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से वहाँ के लोग रूडो को भी डंप कर देते हैं। और हमें ये भी बताया गया कि स्लम के अराउंड ये डंप करने वाली चीज इसलिए बिल्ड करी गई है ताकि स्लम के लोग अपनी वॉइसेस को रेज ना कर सकें। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। तो फिर सेकंड एपिसोड में इसके पावर सिस्टम को एक्सप्लेन करा जाता है, और सेकंड एपिसोड में हमें एंजिन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। गिवर्स एबिलिटी, वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबको भी सेट करा जाता है। और फिर उसके बाद हमें क्लीनर्स के बारे में भी बताया जाता है। और इसी के साथ 3 एपिसोड्स के अंदर अंदर ही पूरी स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट सेट हो चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टोरी एक अच्छे खासे पेस के साथ आगे चल रही है। अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर्स के बारे में, तो हमारा मेन कैरेक्टर वो लेस एक्सप्रेसिव और बहुत ज्यादा लाउड है, क्योंकि उसको सूट भी कर रहा है। और दूसरी तरफ एंजिन, मुझे लग रहा है ये ऑरा फार्मर होने वाला है। लेकिन मैं ज़ेंका और रियो के कैरेक्टर को लेके थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके कैरेक्टर्स के साथ अच्छा खासा प्ले करा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ उसके ह्यूमर के बारे में, ऐसा नहीं है कि इसके फनी मोमेंट्स बहुत ज्यादा प्लेन है, तो मैं इसका ह्यूमर पसंद आ सकता है। और अगर मैं बात करूँ एनिमेशन के बारे में, बोन्स स्टूडियो ने अच्छा खासा काम करा है। इवन CGI में भी तुम इम्प्रूवमेंट देख सकते हो एपिसोड 1 से एपिसोड 4 तक। अगर मैं बात करूँ उसके म्यूजिक के बारे में, तो रैप मेटल साउंड ट्रैक्स यूज हुए हैं, विच इज क्वाइट गुड। इंट्रो इतने अच्छे से लैंड नहीं करता है मेरे लिए, लेकिन आउट्रो जिसका नाम था तोमोशिबी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और अगर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन के बारे में, तो इसको ज़्यादा जज नहीं किया जा सकता है। ऐसा ओवर द टॉप भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब है। और इसकी हाइप को देखकर मिड सीजन रिव्यू में हार्श नहीं हो सकता हूँ ज़्यादा। इसके बारे में इन डिटेल एक और रिव्यू में बात करेंगे। ओवरऑल मैं आगे की स्टोरी के लिए एक्साइटेड हूँ कि इसको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये एक टिपिकल शोनन एनिमे है विद मोर मॉरल वैल्यूज। और जो मेरे आसपास मांगा रीडर्स हैं मुझे स्पॉइलर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक फाइट है बिटवीन रूडो और एक वुमन की। देखते हैं उसको क्यों हाइप कर रहे हैं इतना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अभी तक 4 एपिसोड्स देखने के बाद तुम्हारा क्या टेक है इस एनिमे के ऊपर, मुझे बता सकते हो। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।